अभिनव और आकृति की शादी। एक सोफे पर हर्ष बैठा था और उसके सामने आकृति और अभिनव। आकृति के हाथ में फाइल थी जिसे वो हैरानी के साथ पढ़ रही थी और अभिनव प्यार से उसे देख रहा था। आकृति ने थोड़े गुस्से में कहा, अभी व्हाट इज दिस? क्या क्या हो गया? तुम लॉयर हो, पढ़कर समझ गई होगी। अभिनव ने कहा तो आकृति उसे घूरने लगी। अभी आई एम सीरियस। मैरिज पेपर है, मैंने साइन कर दिए हैं और अब तुम भी कर लो। अभिनव ने सीरियस होकर कहा। आकृति ने फाइल टेबल पर रख दी। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकती। अभिनव ने अपने बालों में हाथ फिराया और शांति से कहा, भले ही तुम लॉयर हो पर लिटिल ईशा तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, ऊपर से सिंगल मदर। अगर रमेश ने तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया तो कोर्ट उसे उसके बाप को भी सौंप सकता है। आकृति ने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। ये बात तो हमेशा ही उसे परेशान करती थी, पर अब इस रास्ते को चुनना मतलब ईशा से एक और सच्चे पाना। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अक्की, ज़्यादा मत सोचो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक डैड की भी ज़रूरत है। आकृति ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और कहा, बुआ को क्या समझाऊंगी? कल रात ही मैंने माँ को सब बता दिया और वो सब जानती है और चाहती है कि आप नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। हर्ष ने फाइल उठाकर उसे देते हुए कहा। आकृति ने कुछ देर फाइल को देखा और साइन कर दिए। फाइनली मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, दिल पर हाथ रख अभिनव ने कहा। कांग्रेस मामू, हर्ष ने उसे गले लगाते हुए कहा। अभिनव ने ज़बरदस्ती आकृति को भी गले लगा लिया और अपनी पॉकेट से रिंग निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। उसकी खुशी के लिए आकृति ने भी उसे रिंग पहनाई, पर अंदर से वो कितनी परेशान थी वही जानती थी। नागपुर। आकृति के घर के सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी और गार्डन में लगे झूले पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसके गले में मफलर था और कान में लगे फ़ोन में उसने कहा, साली भाग गई अब की बेटी को लेकर। आसपास के लोगों को भी कुछ पता नहीं है भैया। हाँ, चिंता मत करो, कहीं से ढूंढ लाऊंगा और आपके कदमों में डालूंगा। ये रितेश था, रमेश श्रीवास्तव का छोटा भाई। फ़ोन बंद कर वो वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल गया। एक घर की छत पर खड़े काले कपड़े वाले इंसान ने फ़ोन में मैसेज कर किसी को भेज दिया। उसी वक्त मुंबई में हर्ष के फ़ोन पर वो मैसेज आया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कपूर इंडस्ट्री के बाहर रिहाना की गाड़ी आकर रुकी। उसके असिस्टेंट ने फ़ौरन उतर कर उसके लिए दरवाज़ा खोला तो वो बहुत ही एटीट्यूड के साथ बाहर उतरी। वो कपूर एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल मॉडल थी, इसलिए उसे रोकने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। और सोशल मीडिया पर उसके हर्ष के साथ रिलेशन की खबर अक्सर ही आती थी, इसलिए सब उसे हर्ष की गर्लफ्रेंड के तौर पर ही मानते थे। लिफ्ट में जाने के बाद असिस्टेंट ने हर्ष के फ्लोर का बटन प्रेस किया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही सामने अभिनव और आकृति थे। ध्यान और अभिनव दोनों ही एक दूसरे को देख मुंह टेढ़ा किया, पर ध्यान ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हेलो अंकल। अभिनव ने उसे साइड कर आकृति के साथ अंदर चला गया। खुद को इग्नोर होता देख रिहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो पैर पटकते हुए हर्ष के कैबिन की तरफ बढ़ी। बिना नॉक किए वो अंदर गई। हर्ष बेबी, वो कह ही रही थी कि उतने में हर्ष ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर मैनर्स खत्म हो गए जो बिना नॉक किए अंदर चली आई? या फिर सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ को ज़्यादा ही सीरियसली लेकर मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ लिया है? अभी अभी दोनों के बारे में एक न्यूज़ वायरल होने की वजह से हर्ष गुस्से में भर चुका था और पूरा गुस्सा उस पर उतार दिया। सॉरी हर्ष। नॉट हर्ष, इट्स बॉस। तुम मेरी कंपनी के लिए काम करती हो और यही बात अपने दिमाग में बिठा लो। नाउ गेट आउट। रिहाना डर कर आए कदमों से वापस चली गई। अभिनव ने अपने सोर्सेज बिना हर्ष से कहे पता लगाया था कि ये न्यूज़ क्यों वायरल हो रही है और इसमें रिहाना का ही नाम सामने आया था, जिसे बाद में अभिनव अभी अभी हर्ष को बताकर गया था। बाहर आकर रिहाना ने जोर से दीवार पर हाथ रखा। उसकी आंखों में गुस्से के साथ आंसू भी थे। उसने कहा, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगी, आखिर मैं तुम्हें मेरा ही होना है, फिर देखूंगी तुम्हें। वो दोबारा लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। शाम का वक्त और ईशा ने खरीदी ड्रेस को लता और ज़बरदस्ती पहनाकर रेडी कर दिया था। वो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे और इस बीच न जाने कितनी ही बार ईशा ने उनसे सवाल पूछे थे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कुछ ही देर में वो लोग समंदर के किनारे थे। ईशा की आंखों पर पट्टी बांधकर लता उसे अपने साथ संभालते हुए ले जा रही थी। एक जगह जाकर उसने ईशा का हाथ छोड़ दिया और ईशा से कहा, अब तुम आंखें खोल सकती हो। ईशा ने पट्टी हटाई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सबके साथ क्रूज़ पर थी। पूरी जगह पर उनके अलावा कोई और नहीं था। हर जगह बलून्स और लाइट लगी हुई थी। वहीं हर्ष ने ईशा को देखा तो उसकी सांसें थम सी गई। ब्लैक कलर की ड्रेस जो घुटनों से नीचे तक थी, पैरों में ब्लैक हिल्स, खुले बाल और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, खासकर होठों पर लगी लाल कलर की लिपस्टिक। हवा की वजह से उसके बाल उड़ रहे थे। अचानक ही हर्ष का हाथ अपने दिल पर गया जो बहुत जोर से धड़क रहा था। अपने होश खोकर वो ईशा को देख रहा था जैसे वहाँ उन दोनों के अलावा कोई मौजूद ही ना हो। उसने भी ईशा से मैचिंग ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। आकृति ने ग्रीन कलर का वन पीस पहना हुआ था। रबीना ने उससे मैचिंग सूट। सब कुछ छोड़ ईशा भागते हुए रेलिंग के पास जाकर समुद्र को देखने लग गई, जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी हरकत से सबके होठों पर मुस्कान आ गई। आकृति ने धीरे से अभिनव के कान के पास कहा, क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की? क्योंकि आज हमारी शादी हुई है और मैं बाप भी बन गया। अगर अपनी बेटी के लिए इतना भी ना कर सका तो क्या मतलब रिच होने का? अभिनव ने कहा तो आकृति ने अफसोस से अपनी गर्दन हिला दी। अभिनव ने स्टाफ को कुछ इशारा किया तो वो केक लेकर आ गए। लिटिल ईशा, आओ जल्दी केक कट करना है। अभिनव ने उसे आवाज़ दी, तब जाकर उसने बाकी की चीज़ों पर भी ध्यान दिया। वो मुस्कुराते हुए सबके पास आई। उसने केक कट किया और पहले आकृति को खिलाया, उसके बाद लता, और जैसे अभिनव को खिलाया आधा उसने ईशा के गालों पर ही लगा दिया। ये देख उसने एक और पीस उठाया और अभिनव के चेहरे पर लगा दिया। वो खुद ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इन सब के बीच तो वो अपने अंकल को भूल ही गई, यानी कि हमारे हर्ष को। और ये देख हर्ष थोड़ा उदास हो गया। वो क्रूज़ के रेलिंग के पास चला गया और समंदर को देखने लगा।
तीनों ने अपना अपना गिफ्ट ईशा के कमरे में रखवा दिया था। अभिनव ने लता को केक खिलाया, फिर आकृति को। उसके होठों पर थोड़ा सा लग गया था, ये देख उसने अपनी उंगली से ही साफ कर लिया। ईशा ने हर्ष को वहाँ ना देख यहाँ वहाँ नजर घुमाई और एक पीस उठाकर हर्ष के पास जाने लगी। वहीं अभिनव और आकृति को एक दूसरे में खोया देख लता ने गला खराश कर एक्टिंग की। आकृति जट से सीधी हो गई, लेकिन अभिनव तो बिल्कुल नॉर्मल था। लता आकृति के पास गई और उसे गले लगाकर कहा, शादी की बहुत सारी बधाई, सारी बुरी यादों को भूल जाओ और आज से अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करना। आकृति के गाल पर शर्म की हया आ गई और वो गर्दन झुकाकर मुस्कुराने लगी। ठीक है, अब मेरा तो यहाँ कोई काम नहीं, मैं चली आराम करने, और तुम दोनों का कमरा मैंने रेडी करवा दिया। लता ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, बुआ। कहकर आकृति ने बुरा सा मुंह बनाया। लता मुस्कुराते हुए चली गई और अभिनव भी आकृति का हाथ पकड़कर ले जाने लगा। अरे पर ईशु, आकृति ने कहा, तो डोंट वरी, हर्ष उसका ख्याल रख लेगा, अभिनव ने कहा और उसे ले गया। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर। एपिसोड 10, फर्स्ट किस। ईशा केक लेकर हर्ष के पास गई और कहा, अंकल आपने मेरे हाथ से केक नहीं खाया। हर्ष मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा। उसके एक बार कहने से ही उसकी नाराज़गी दूर हो गई थी। मैं ये नहीं खाता, मुझे मीठा पसंद नहीं, हर्ष ने कहा। ईशा मायूस हो गई तो हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर उसे खिलाया और थोड़ा सा खुद खाने के लिए उसका हाथ अपनी तरफ किया। जैसे ही उसने केक खाया, ईशा की उंगलियां भी उसके मुंह में चली गई। हर्ष की आंखें बंद हो गई। उसे केक से भी सॉफ्ट वो उंगलियां लग रही थी और आज केक भी कुछ ज़्यादा ही मीठा लग रहा था। वो ईशा की उंगलियों को ही सक करने लगा तो ईशा आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। अचानक ही वो मुस्कुराते हुए, आपको केक अच्छा लगा ना, मैं लेकर आती हूँ, कहकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हर्ष ने आंखें खोली। उसकी नज़र अचानक ही ईशा के होठों पर और गालों पर लगे केक की तरफ गई। उसका गला सूखने लगा और वो केक खाने के लिए लाल सा बनने लगी। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फिराकर नजरें हटानी चाहिए, पर कम वक्त दिल बार बार वहीं जाकर अटक रहा था। बच्ची, हर्ष ने बहुत प्यार से कहा। हाँ अंकल, वो चहक कर बोली। आई एम सॉरी, कहकर हर्ष ने झटके में ईशा को अपनी ओर खींचकर रेलिंग से लगा दिया। दोनों के बीच हवा जाने के लिए भी गैप नहीं था। हर्ष ने उसके बालों में हल्के से उंगलियां फंसाकर उसके चेहरे को ऊपर किया और दूसरे हाथ उसकी कमर में डालकर अपने करीब खींचा। ईशा के कुछ समझने के पहले ही हर्ष ने अपने होठों को उसके होठों पर लगे केक पर रखे और सक करने लगा। ईशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके पैर कांप रहे थे। हाथों की पकड़ हर्ष के कोट पर कसी हुई थी। हर्ष सबसे बेखबर आंखें बंद किए हुए उसे पूरी शिद्दत के साथ उसके होठों पर लगा केक साफ कर रहा था। जब ईशा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर्ष को अपने गाल पर उसके आंसू महसूस होते ही वो झटके से दूर हटा। ईशा चेहरा घुमाकर रोने लगी और हर्ष परेशान होता। बच्ची, आई एम सॉरी, मैं ये जानबूझकर नहीं किया, बच्ची प्लीज़ शांत हो जाओ। वो उसे कुर्सी के पास जाकर बिठा देता है और टिश्यू लेकर उसके गाल पर लगा केक साफ करता है। उसके बाद उसके आंसू, पानी का ग्लास लेकर वो उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। सॉरी बच्ची, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, या बुरा लग रहा है तो मुझे डांटो, मारो। हर्ष परेशान होते हुए कहने लगा और ईशा से सकते हुए इतना ही कहती है, मम्मा के पास जाना है। हर्ष खींच कर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसकी पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर बाद ईशा शांत हो जाती है तो हर्ष कहता है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ईशा नाम ने अपनी गद्दे फैला दी। तो तुम रो क्यों रही थी? हर्ष ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, लेकिन चेहरे पर भी परेशानी थी। आपने मेरे लिप्स पकड़ लिए, मुझे सांस भी नहीं आ रही थी। हर्ष का परेशानी से भरा चेहरा एकदम से नॉर्मल हो गया। उसने आगे बैठकर ईशा का माथा चूम लिया। डरा दिया तुमने बच्चे। हर्ष रिलैक्स होकर ठीक से बैठा और ईशा की गोद में अपना सर रख दिया। इस वक्त अक्षय नमन यहाँ मौजूद होते तो ये देखकर हार्ट अटैक ही आ जाता उन्हें। उनका शैतान बॉस किसी लड़की के पैरों में बैठा था, वो भी इतना नॉर्मल होकर। ईशा अचानक से हैरान हुई। हर्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपने सर पर रखे। उसने कहा, बहुत थका हूँ बच्ची। ईशा ने सुना तो बालों में हाथ फिराना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ईशा का हाथ फिराना बंद हो गया और ये महसूस करते ही हर्ष ने आंखें खोल दी। उसने उठकर देखा तो ईशा सो चुकी थी। हर्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उठा और ईशा को अपनी गोद में उठा लिया। वो ईशा को लेकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर उसने ईशा को बिस्तर पर लिटा दिया और खुद उसके पास बैठा। उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला और एक बॉक्स बाहर निकाला। उसे खोलते ही बहुत खूबसूरत सोने का पेंडेंट था जिसमें फूल का डिज़ाइन बना हुआ था। हर्ष ने उसे उसके गले में पहना दिया। पॉकेट से एक और छोटा सा बॉक्स निकालकर उसने उसे टेबल पर रख दिया जहाँ बाकी सबके गिफ्ट्स रखे हुए थे। वो ईशा को छोड़कर जाना नहीं चाहता था और ईशा ने भी रुकने की वजह उसे दे दी, उसका हाथ पकड़कर। हर्ष ने अपने शूज़ उतारे और ब्लैंकेट हटाकर उसके पास लेट गया। कुछ ही पल गुजरे होंगे और ईशा का छोटा सा सर उसके सीने पर आ गया। हर्ष के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने ईशा की तरफ करवट लेकर पूरी तरह से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में आखिरकार उसकी भी आंख लग जाती है। वहीं जब अभिनव और आकृति कमरे में पहुंचे तो पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था। साथ ही खुशबू वाली मोमबत्तियाँ भी थी। आकृति को अपने ऊपर अभिनव की इंटेंस नज़रें महसूस हो रही थी। उसने थूक निकला और गले पर हाथ रख नज़र इधर उधर घुमाने लगी। अभिनव ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एकदम से चौंक उठी। अभिनव ने उसे अपनी तरफ घुमाया और कहा,
डरो मत, मुझे बस अपनी बाहों में सुला लो और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। अभिनव बस थोड़ा मजाकिया था, पर साथ ही एक जेंटलमैन भी था। ये बात आकृति को पता थी। वो अभिनव के गले लग गई और बहुत धीरे से कहा, मैं रेडी हूँ। अभिनव के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आकृति को अपनी गोद में उठा लिया और बिस्तर पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया। बहुत प्यार से वो उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? आकृति ने उसके गले में बाहें लपेट कर पूछा। अभिनव ने उसके बाल कान के पीछे किए और माथे पर होठ रखते हुए कहा, मेरी अखी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, और तुम बुड्ढे, सोच लो कुछ कर पाओगे या। उसकी बात अभिनव ने उसके मुंह में ही दबा दी और बहुत पैशनेटली उसे किस कहने लगा। ये बात कहकर जैसे आकृति ने उसे छेड़ दिया था, पर फिर भी वो हाश नहीं था। प्यार से वो उसके होठों को चूमने लगा। आकृति ने उसके बालों में हाथ डालकर सहलाने लगी। अभिनव का एक हाथ उसकी गर्दन सहला रहा था और धीरे धीरे नीचे बढ़ रहा था। आकृति की सांसें बढ़ने लगी क्योंकि अभिनव ने उसके सीने पर हाथ ले जाकर वहाँ फिराना शुरू कर दिया था। आकृति को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो अभिनव ने उसके होठों को छोड़ गाल चूमना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे गर्दन पर उतर आया। आकृति आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अभिनव के प्यार का एहसास उसे खुशी के साथ साथ एक सेफ्टी भी महसूस करवा रहा था। इसी प्यार और प्रोटेक्शन के बगैर वो 15 साल रही और ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब उसने अभिनव को उसके एहसासों को याद ना किया हो, मिस ना किया हो। अकेले लड़ते लड़ते वो थक चुकी थी और फाइनली अब उसका प्यार उसके लिए मजबूत कंधा बनकर उसके पास लौट आया था। अभिनव ने आकृति को पलट दिया और उसके ड्रेस की जिप खोल दी। आकृति ने कस कर आंखों को बंद कर लिया। अभिनव ने उसकी खुली पीठ पर अपने होठ रखे तो आकृति का रोम रोम खड़ा हो गया। अभिनव ने उसके कंधे से ड्रेस नीचे कर उसके हर जगह अपने होठ रख कर शरीर पर प्यार से अपनी छाप छोड़ रहा था। उसने आकृति की ड्रेस उतार दी और बाकी के कपड़े भी। आकृति की हिम्मत नहीं थी वो आंखें खोल कर अभिनव को देख पाए। किसी गुड़िया की तरह वो उसके सामने पड़ी थी और अभिनव प्यार से उसके शरीर के हर अंग पर अपना प्यार बरसा रहा था। अभिनव ने अपने कपड़े उतारे और कुछ ही पलों में वो दोनों एक दूसरे में समा गए। अभिनव बहुत प्यार और केयर के साथ उसके साथ पेश आ रहा था और आकृति को भी उसके प्यार से कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी और उनकी आहें कमरे में गूंज रही थी। न जाने रात का किस वक्त था वो तक कर एक दूसरे की बाहों में सो गए। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यांकर सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफरनामा पर। एपिसोड 11 कूल एंड हैंडसम डैड। सुबह का वक्त। हर्ष की आंखें खुली तो 5 बज रहे थे। वो अब भी ईशा के कमरे में उसके पास था और उसकी बच्ची सुकून से उसके ऊपर अपनी प्रॉपर्टी समझकर सोई हुई थी। उसका छोटा सा सर हर्ष की गर्दन में छुपा हुआ था और एक हाथ उसके सीने पर था। वहीं उसका पैर हर्ष के पेट पर था। एक पल के लिए तो उसे देखकर हर्ष को हंसी आ गई। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से ईशा को हटाने लगा, लेकिन जितना वो उसे दूर करता वो उतना ही हर्ष को कसकर पकड़ लेती। थक हार कर उसने कोशिश बंद कर दी और अपना सर के नीचे एक और तकिया लगाकर ईशा के उठने का वेट करने लगा। वो बहुत ध्यान से उसके छोटे से चेहरे को देख रहा था और आंखें उसके होठों पर जा रुकी। हर्ष ने फ़ौरन नज़रें हटाकर सर के पीछे हाथ डाल दिया और ऊपर सीलिंग को देखने लगा। ना जाने फिर से कैसे उसकी आंख लग गई और वो सो गया। सुबह के 8 बजे जब रत्ता फ्रेश होकर बाहर आ गई, लेकिन किसी को भी अब तक आया ना देख, वो सूरज के नीचे बैठ गई। एक सर्वेंट ने आकर उन्हें चाय दी। अभिनव और आकृति के कमरे में दोनों दुनिया भर से बेखबर एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। अभिनव की तो आंखें खुली थी, पर वो आकृति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अभिनव के सीने पर सर रख सोई थी। अभिनव का एक हाथ उसके सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से मजबूती से उसके कंधों को पकड़ रखा था। अपनी बाहों में किसी को महसूस कर ईशा की आंखें खुल गई। उसे सर उठाकर देखा तो वह हर्ष के बहुत करीब, लगभग उसके ऊपर ही सोई हुई थी, लेकिन डरने और हैरान होने की जगह वो बहुत प्यार से हर्ष के शांत और मासूम चेहरे में खो गई। उसके होठों पर मुस्कान थी और वो अपनी उंगली से उसके बिखरे बालों को माथे पर से हटाने लगी। इस वक्त वो हाथ तकिए पर टिकाकर उसके चेहरे पर झुकी हुई थी। हर्ष हल्का सा ही हिला था और वो उसके चेहरे पर ही गिर पड़ी। ईशा के होठ हर्ष के होठों पर टिके हुए थे और उसकी सांसें ईशा की सांसों से मिक्स हो रही थी। ईशा झटके से दूर हुई तो देखा हर्ष की आंखें बंद हैं। वो बिस्तर से खड़ी हुई और फ़ौरन बाथरूम में भागी। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और अनजाने में ही कहा, अंकल के लिप्स बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल केक की तरह। बाहर अब तक सोने की एक्टिंग करते हर्ष की आंखें एकदम से खुल गई। उसकी सांसें बढ़ी हुई थी। एक हाथ उसने होठों पर लगाया और दूसरा तेज़ी से धड़कते अपने दिल पर रख कहा, ओह गॉड बच्ची, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? मुझे तुम्हें बहुत सारा प्यार करने का दिल करने लगा है, उसने कहा और उठकर बैठ गया। कुछ देर बाद ईशा ने धड़कने से दरवाज़ा खोला और बाहर सर निकाल कर जागा हर्ष को बेड पर बैठे फ़ोन चलाते देख उसने प्यारी सी आवाज़ में कहा, अंकल मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। हर्ष ने उसकी तरफ देखा तो वो घुटने तक के बड़े से बाथरूम को पहने खड़ी थी। उसका एक साइड उसके संभालने पर भी वो कंधे पर टिक नहीं रहा था। हर्ष उठा और उसकी तरफ अपने कदम पर आया। उसके पास आते ही ईशा ने अपना सर उठाकर मासूमी से उसकी तरफ देखा। हर्ष ने उसके गाल पकड़ लिए और माथे पर किस कर कहा, मैं कुछ भिजवाता हूँ। वो फ़ोन लेकर कमरे से बाहर चला गया और ईशा लाल टमाटर होकर अपनी जगह खड़ी रही। कुछ देर बाद ही
वहाँ पे एक लेडी उसके लिए कपड़े लेकर आ गई। जब उसने कपड़े पहने और आईने के सामने गई तो अपने गले में एक सुंदर सा लॉकेट देखा। उसने कहा, मैंने तो इसे नहीं पहना था, फिर ये कहाँ से आया? कुछ सोचते हुए उसे याद आया, शायद अंकल ने पहनाया जब मैं सो गई थी। वैसे ये बहुत सुंदर है। उसने टेबल पर रखे बाकी के गिफ्ट्स देखे तो सबसे ऊपर एक और हर्ष का दिया गिफ्ट था। ईशा ने झट से उसे खोला तो उसमें एक वॉच थी। उसके बाद उसने लता का गिफ्ट खोला, उसमें एक हैंड बैग था। अभिनव के गिफ्ट में लैपटॉप था, जिसे देख वो सबसे ज़्यादा खुश हुई। सबसे आखिर में उसने आकृति का गिफ्ट खोला, उसमें एक फ़ोन था जो उसने कुछ दिन पहले ही लेने की ज़िद की थी, पर एग्ज़ाम आ रहे हैं कहकर आकृति ने मना कर दिया। सबके गिफ्ट्स उसे बहुत पसंद आए। नाश्ते की टेबल पर सब एक साथ जमा हो चुके थे। तभी अभिनव ने कहा, लिटिल ईशा, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद आया? ईशा ने बड़ी सी स्माइल के साथ 3-4 बार हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि इसके मुंह के खाने का बाइट था। अभिनव ने आगे कहा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट है। ईशा ने आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या? तुम मुझे डैड बुलाओ, अभिनव ने एकदम से कहा, जिस पर ईशा की खांसी उठ गई। हर्ष जो उसके पास ही बैठा था फ़ौरन उठकर उसके पीठ सहलाने लगा। आकृति ने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया, तब जाकर वो शांत हुई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू जमा हो चुके थे। आकृति परेशान हो गई, क्योंकि ईशा के चेहरे के भाव वो आज बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। ईशा ने सबको स्माइल पास किया और टेबल से उठकर कहा, मेरा हो गया। वो बिना रुके वहाँ से चली गई। आकृति ने सर पकड़ते हुए कहा, मैंने कहा था ना, ये बात उसके इमोशन से जुड़ी है, इतनी आसानी से मत कहना। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम उसका दिल ना जीत लो। अभिनव ने उसके हाथ पर हाथ रखा, आई प्रॉमिस वो खुद मुझे डैड बुलाएगी। लता ने कहा, इतनी आसान नहीं है ये बात अभी, बहुत 4 साल बिना बाप के प्यार के रही है। ऐसे अचानक तुम उससे कुछ भी एक्सेप्ट मत करो। वो बहुत छोटी है अभी इन सब बातों को समझने के लिए, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी ना माँ। अभिनव ने कहा, वो समझदार है और मामू के होते हुए वो सब समझ जाएगी। आई बिलीव इन हिम। अभिनव ने उसे देखा, हाँ में गर्दन हिलाई। 1 घंटे में ही वो लोग वापस आ गए, जहाँ अक्षर नमन बहुत से गार्ड्स के साथ खड़े थे। वहाँ से अभिनव और हर्ष सीधा ऑफिस चले गए और बाकी तीनों घर। अगले दिन ईशा रेडी होकर नीचे आई। उसने पांडा वाली हुडी और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, साथ ही पीठ पर एक बैग लगा था। नीचे अभिनव और आकृति उसका ही वेट कर रहे थे। लता ने ईशा के माथे पर किस किया और कहा, बिल्कुल मत डरना। ईशा ने हाँ में गर्दन हिलाई और दोनों के साथ बाहर निकली। अपनी गाड़ी के पास हर्ष पहले से ही उनका वेट कर रहा था। ईशा भागते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो हर्ष ने एक नज़र उसे देख गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ईशा के बैठते ही वो अभी बैठी। अभिनव और आकृति पीछे वाली गाड़ी में थे। अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा लॉक कर अक्ष पीछे मुड़ा तो सामने वाले घर का दरवाज़ा खुला। वहाँ से एक औरत बाहर आई और अक्ष को देखकर ही स्माइल पास की। उन्होंने कहा, अक्ष बेटा, कितने दिनों से देखा नहीं तुम्हें। सुबह के जाते हो तो इतनी रात को आते हो, हम देख ही नहीं पाते। इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे, ऊपर से कोई ख्याल रखने के लिए भी नहीं है। अक्ष मुस्कुरा दिया। उसने कहा, क्या करें आंटी, जॉब करनी है तो इतना काम करना ही पड़ेगा। तभी उस औरत के पीछे से एक लड़की बाहर आई जिसने यूनिफॉर्म पहन रखा था। जैसे ही अक्ष की नज़र उससे मिली, लड़की फ़ौरन उस औरत के पीछे छुप गई। अक्ष ने कहा, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, माही की कॉलेज बस मिस हो गई और उसके पापा भी ऑफिस चले गए, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। मिसेस जिंदल ने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड मैं माही को छोड़ दूंगा। एक्चुअली मैं भी कॉलेज ही जा रहा हूँ, मेरे बॉस की भांजी वहाँ एडमिशन ले रही, तो सोचा दोनों की मुलाकात हो जाएगी। अक्ष ने माही को देख कहा तो मिसेस जिंदल मुस्कुराते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी ज़रा काम था तो तुम माही को छोड़ दो। माही ने फ़ौरन अपनी माँ को कंधे से पकड़ा और धीरे से कहा, आप भी चलो ना, मैं उनके साथ नहीं जाऊँगी। अब वो जा रहे हैं तो चली जाओ ना उनके साथ। मिसेस जिंदल ने उसे थोड़ी सख्ती से कहा तो माही ने मुंह बना लिया और धीरे से अक्ष की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अक्ष ने मिसेस जिंदल को बाय कहा और आगे बढ़ा। माही भी सर झुकाते हुए उसके पीछे चल दी। माही अक्ष के पीछे ही लिफ्ट में गई और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो अक्ष उसकी तरफ बढ़ने लगा और ये देख माही खुद में सिमटने लगी। अक्ष ने महसूस किया कि वो उससे डर रही है तो उसके कदम रुक गए। वो माही के झुके चेहरे को देख उसे समझने की कोशिश कर रहा था। उसने इस वक्त कुछ भी ना कहा। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और खुली तो माही का हाथ पकड़ लिया और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। माही डरी सहमी सी उसके पीछे चले जा रही थी। गाड़ी के पास जाकर अक्ष ने दरवाज़ा खोला और माही को उसमें बिठाकर सीट बेल्ट लगाई, जिसके लिए वो थोड़ा करीब आया तो वो पूरी तरह सीट से पीछे चिपक गई। अक्ष फ़ौरन पीछे हटा और दरवाज़ा बंद कर दूसरी तरफ से जाकर बैठ गया। उसका ध्यान सिर्फ माही के चेहरे और उन पर आए हाव पर टिका था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। माही नीचे देख रही थी। अपना बैग उसने कसकर हाथों में पकड़ रखा था। एक जगह अक्ष ने गाड़ी रोक दी जहाँ ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। गाड़ी रुकते ही माही ने अक्ष की तरफ देखा और फ़ौरन नीचे देख लिया। अक्ष ने उसका हाथ से बैग लिया और पीछे की सीट पर रख दिया। उसने माही का सीट बेल्ट खोला और झटके में अपनी गोद में खींच लिया। उसकी पकड़ माही पर मजबूत थी, जिसकी वजह से वो दोबारा उठ भी नहीं पाई। अक्ष ने बहुत प्यार से कहा, नाराज़ हो गया मुझसे माही? माही ने कोई जवाब नहीं दिया, ना ऊपर देखा। अक्ष ने मुंह से सांस बाहर छोड़ी और उसके बालों में उंगलियां फंसाकर चेहरा ऊपर उठाया। उसने कहा, जानबूझकर तुम 3-4 दिन से बस मिस कर रही हो ताकि मेरा सामना ना हो पाए। माही की आंखें झुक गई। जो अक्ष ने कहा था वो सही भी था। माही उसकी वजह से ही लेट हो जाया करती थी, क्योंकि उसे पता था सुबह अक्ष बाहर उसे देखने के लिए वेट करता है। ऊपर मेरी आंखों में देखो, अक्ष ने थोड़ी सख्ती से कहा तो माही सहम गई। उसकी आंखों में आंसू जमा होकर गालों पर उतरने लगे थे। अक्ष ने फौरन उसके बाल छोड़ दिए और उसे अपने सीने से लगा लिया।
सॉरी माही, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता था। 4 दिन से ना तुम्हें देखा है ना तुम्हारी आवाज़ सुनी है। मेरा दिल बेचैन हो उठा है इन दिनों में। अगर तुम नाराज़ हो तो मुझे बताओ, मैं फिर से वैसी गलती नहीं करूँगा। प्लीज़ ऐसे खुद को देखने से मुझे तरसाओ मत। अक्ष ने उसके बालों में हाथ फिराते हुए बहुत शांत आवाज़ में कहा। माही से सकते हुए दूर हुई और कहा, आप बहुत बुरे हैं, पिछली बार आपने यहाँ हर्ट किया। उसने अपने सीने पर हाथ रख कहा, मुझे कितना दर्द हुआ पता है। मैं नहीं करूँगी आपसे बात, ना आपके सामने आऊँगी। अक्ष ने सुना तो उसके दिल में दर्द उठा। वो अपने इमोशंस में इतना बह गया कि उसने अपनी माही को ही हर्ट कर दिया। उसने बहुत सॉफ्टली माही के सीने पर हाथ रखा और वहाँ फिराते हुए उसकी आंखों में देख कहा, अब तो नहीं हो रहा ना दर्द। माही ने ना में गर्दन हिला दी। अक्ष ने आगे कहा, मैं आपसे ध्यान रखूंगा, तुम्हें दर्द ना हो, ठीक है। माही ने अपनी मासूम आंखों को ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा तो अक्ष ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछ दिए और उसके गालों पर हाथ रख माथे पर किस कर दिया। माही के होठों पर स्माइल आ गई। अचानक उसे याद आया और उसने पूछा, आप मुझे किसी से मिलवाने वाले हैं? हाँ, एक नई फ्रेंड से। अक्ष ने उसकी नाक पर टैप कर कहा। उसने अपना सीट बेल्ट लूज़ किया और माही के ऊपर से लेकर लगा दिया। उसने उसे गोद में बिठाई ही गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। माही ने उसके गले में हाथ डालते हुए थे और सर सीने पर रख उसकी शर्ट के बटन से खेलने लगी। कॉलेज में आज प्रिंसिपल के कैबिन में आकृति, अभिनव, हर्ष और ईशा कुर्सी पर बैठे हुए थे। प्रिंसिपल हर्ष की कुछ ज़्यादा ही चापलूसी कर रहे थे। इसकी वजह उसने हर साल कॉलेज को दिया हुआ डोनेशन था, जिसकी वजह से वो भी यहाँ का एक ट्रस्टी था। ईशा गुमसुम सी सर झुकाकर बैठी हुई थी क्योंकि अभिनव ने सब फॉर्मेलिटी करके उसके पीछे से आकृति की जगह अपना नाम लगा दिया था। एक तरह से वो खुश हो या दुखी उसे ही नहीं पता था। स्कूल से कॉलेज तक सब उसके नाम का मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पीछे बाप की जगह माँ का नाम लगता था। हमें बहुत खुशी हुई मिस्टर अभिनव कि आपकी डॉटर हमारे कॉलेज में पढ़ेगी, प्रिंसिपल ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और एक नज़र ईशा को देख कहा, आई होप आप मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे, उसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अभिनव के मुंह से मेरी बेटी सुन ईशा ने आकृति की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। ईशा ने छोटी सी मुस्कान होठों पर लाई जिससे आकृति की टेंशन थोड़ी कम हो गई। सब होने के बाद हर्ष ने कहा, आप लोग चले जाइए, ईशा मेरे साथ रहेगी। उसने अभिनव की तरफ आई विंक कर दी। अभिनव ने हाँ कहा और आकृति को अपने साथ ले गया। आकृति ईशा से बात करना चाहती थी पर हर्ष ने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। अभिनव और आकृति चले गए। उनके जाते ही अक्ष अपने साथ माही को लेकर वहाँ पहुंचा। ईशा को देख माही ने बड़ी सी स्माइल की। उसने कहा, हेलो, मेरा नाम माही जिंदल है और मैं 12th क्लास में हूँ। ईशा खुश हो गई। उसने कहा, मैं कल से कॉलेज आऊँगी तो तुम मेरी हेल्प करोगी ना, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। माही ने दिल पर हाथ रखा, चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें किसी को जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं यहाँ के बारे में सब कुछ जानती हूँ। दोनों ही हंसने लगी और अपनी बातों में लग गई। उनकी पहली मुलाकात में ही इतनी बढ़ने लगी कि जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हो। अक्षर आर्ष हैरानी से उन्हें देख रहे थे। जो ईशा अब तक गुमसुम सी थी अब ऐसे बातें कर रही थी जैसे आज के बाद उसे बात ही नहीं करने मिलेगी। वहीं जो लड़की गाड़ी में रो रही थी अब उसके चेहरे पर दुनिया भर की खुशी थी। उनकी बातों को बीच में काट कर हर्ष ने कहा, बच्ची हमें जाना होगा। अक्ष ने भी उसका साथ देते हुए कहा, माही तुम्हें क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा? इतना सुनना था कि माही ने सर पर हाथ लगा लिया। उसने जल्दी जल्दी में कहा, मैं तुमसे कल मिलूंगी। वो क्लास की तरफ भाग गई। हर्ष ने ईशा का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल पड़ा। अक्ष भी उनके पीछे ही था। झील पर एक जगह ईशा खड़ी हुई छोटे छोटे कंकड़ पानी में फेंक रही थी। पूरी जगह हर्ष और ईशा के अलावा बस उनके गार्ड्स थे। हर्ष ने अपना फेस मास्क से कवर कर रखा था क्योंकि मीडिया उसे हर समय फॉलो करा करती थी। लकड़ी के बने पुल पर हर्ष नीचे बैठा और उसने ईशा को भी बैठने के लिए कहा। ईशा बैठी तो हर्ष ने उसके हाथ में अपने हाथों की उंगलियां फंसाई। उसके सामने देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मामू को डांट कहना अच्छा नहीं लगेगा? ईशा के चेहरे पर एक बार फिर उदासी छा गई। हर्ष ने अपना हाथ उसके कंधे पर डाला और उसे अपने पास खींच लिया। वो उसे उदास नहीं करना चाहता था लेकिन बात करना भी ज़रूरी था। ईशा ने कहा, बचपन में मैंने डैड को बहुत मिस किया। मैं हमेशा चाहती थी जैसे दूसरों के डैड उन्हें स्कूल में लेने आते हैं, घुमाने जाते हैं, वैसे मेरे डैड भी आए लेकिन वो कभी नहीं आए और अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है तो वो क्यों आए हैं? हर्ष मुस्कुरा दिया। उसने कहा, बच्ची, ज़िंदगी में हमें अगर कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब उसके बदले हमें बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला होता है। अच्छा हुआ तुम्हें बचपन में डैड नहीं मिले, अगर वो मिल जाते और वो बुरे होते तो? ईशा आंखें बड़ी कर इसकी तरफ देखने लगी। हर्ष ने आगे कहा, अगर वो तुम्हें घुमाने ले जाने के बजाय तुम पर गुस्सा करते या फिर तुम्हें स्कूल भी ना भेजते और तो तुम्हारा बर्थडे भी ना मनाते। लेकिन मामू ऐसे नहीं है, वो तो एक अच्छे डैड बन सकते हैं। वो तुम्हें घुमाने ले गए और बर्थडे भी मनाया। ईशा ने फ़ौरन सर हिलाया। हाँ, वो अच्छे हैं और बहुत कूल भी। मेरे किसी फ्रेंड के पास ऐसे कूल और हैंडसम डैड नहीं है। हर्ष ने कहा, तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हें उन्हें डैड बना लेना चाहिए क्योंकि अगर कोई और उन्हें ले गया तो फिर तुम क्या करोगी? ईशा फ़ौरन से बोली, नहीं नहीं, वो ही मेरे डैड रहेंगे और मैं उन्हें अब डैड ही कहूँगी। आप उन्हें बोलो किसी और के पास ना जाए। हाँ, मैं कह दूँगा, पर बदले में मेरा क्या फ़ायदा? हर्ष ने शैतानी से कहा। अंकल कहकर ईशा ने मासूम सी शक्ल बना दी। उसने हर्ष की कोट को खींचते हुए कहा, मैं आपके लिए यम्मी यम्मी खाना बनाऊँगी।
लेकिन मुझे तो अभी कुछ चाहिए, हर्ष ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। ईशा ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और क्यूट सी आवाज़ में कहा, आपको क्या चाहिए? हर्ष उसकी मासूमियत पर ही खो गया। अचानक उसने आंखें घुमाई और अपने गाल पर उंगली से पॉइंट कर कहा, एक किस, वो भी बड़ी सी। ईशा ने झट से अपना चेहरा आगे किया और उसी वक्त हर्ष ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। ईशा के होठ सीधा हर्ष के होठों से जा मिले। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी और वो ये भूल गई कि उसे पीछे हटना चाहिए। हर्ष ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ लगाया और कुछ देर उसके सॉफ्ट होठों को सक करके छोड़ दिया। दूर होते ही हर्ष ने अपने होठों पर जीभ फिराई और कहा, ये चॉकलेट से भी ज़्यादा यम्मी और स्वीट है। ईशा अब भी सदमे में खोई हुई कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने होठों पर हाथ लगा लिया। हर्ष ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए मामू से बात ज़रूर करूँगा। ईशा ने खोए हुए ही अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। तभी हर्ष के फ़ोन पर एक मैसेज आया जो अल्फ़ा का था। हर्ष ने टाइप किया, ऑफिस में मिलो और किसी को पता ना चले कि तुम कौन हो। सामने से थम्स अप का इमोजी आया। हर्ष खड़ा हुआ और उसने ईशा को भी अपने साथ ले लिया। उसकी गाड़ी सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए लव यू अंकल, सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों के सफ़रनामा पर।